हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिमिटेशन के ऊपर है। जो लिमिटेशन है वो तो आपको पता ही होगा। ऐसी कौन सी स्थिति है जहाँ पे जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है या जो भी नियम है वो लागू नहीं होता है या उसकी सीमाएं खत्म हो जाती हैं, इसी को जो लिमिटेशन है वो बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिमिटेशन है वो बीएससी थर्ड ईयर का जो फर्स्ट यूनिट है उसका पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में पूछता ही है। चलो फ्रेंड्स, आज का इस टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यह है कि यह सिद्धांत जटिल यौगिक के रंगों यानी कि कलर्स की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण ट्रांजिशन की व्याख्या नहीं करता है। इसका मतलब है फ्रेंड्स, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, इन सिंपल वे है ये। इसमें क्या होता है, किसी भी जो पदार्थ है जैसे कि आपका Fe2+ या Fe3+ या फिर CO2+, इन सब का जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन है या फिर जो भी आपका ऑक्सीडेशन है, इस वजह से इसमें क्या होता है, आपका कलर का चेंजेस होता है। ठीक है, इस चीज़ को तो पहले ही से पता है आपको। ये रहे पूरे कलर चेंज करने का जो भी आपका कंपाउंड है वो, और ये रियल कंपाउंड है जिनके अलग अलग कलर में ये पाया जाता है। ये अलग अलग कलर क्यों होता है, ये अलग अलग कलर होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण। जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं लोअर से अपर में जाते हैं तो क्या होता है, एक प्रकार का ट्रांजिशन होता है जिससे क्या होता है, कलर में चेंजेस आते हैं। तो इस चीज़ की जो व्याख्या है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं किया गया था। सेकंड है आपका, यह सिद्धांत कक्षीय चक्रण यानी कि ऑर्बिटल मोशन से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। इसका मतलब है, आप इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार के मोशन पाए जाते हैं। एक है स्पिन मोशन, ठीक है, एक है स्पिन मोशन और एक है ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, अब स्पिन मोशन यानी होता है आपका, ये स्पिन मोशन में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की ओर घूमता है केवल, और आपका ऑर्बिटल मोशन में कक्षीय जो कक्षक है उसमें घूमता है क्या, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो। मैं इसको और डिटेल में समझाना चाहूँगी आप लोगों को। इसमें आप देख सकते हो ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल मोशन में क्या हो रहा है और स्पिन मोशन में क्या हो रहा है। स्पिन मोशन में आपके जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, अपने ही जगह पे घूमता है। एग्जाम्पल सपोज आप ले सकते हो कि पृथ्वी पृथ्वी क्या करती है, अपने ही जगह पे क्या करती है, राउंड राउंड घूमती है। ठीक है, अपनी जगह पे घूमती है, जिससे हमारा क्या होता है, 24 घंटा दिन और रात का होता है। पता चला आपको, अपने ही अक्ष में घूमना। तो अपने ही अक्ष में इस तरीके से घूमना, इसको क्या बोलते हैं, स्पिन मोशन बोलते हैं। अब ऑर्बिटल मोशन क्या होता है, ऑर्बिटल मोशन में जो नाभिक होता है उसके पूरे चारों ओर क्या होता है, अपने कक्षक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जिसे बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन क्या होता है। सपोज जिस प्रकार से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, नाभिक की ओर, ये है नाभिक और इसके चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जिसे बोलते हैं आप ना एक मिनट, ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपना चक्कर लगाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको दोनों के दोनों स्थिति समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यह स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता है कि जो चार उपसंयोजित संख्या Cn यानी कि आपका Cn वाला यौगिक वर्ग समतलीय होगा या चतुष्फलीय होगा। देखिए, जैसे कि आपका क्या हो गया, Cn का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, 4 होता है, प्लस इसका जो मेटलिक का कंपाउंड होता है वो भी क्या होता है, 4 होता है। अब ये दोनों क्या होंगे, वर्ग समतलीय भी होते हैं और चतुष्फलीय भी होते हैं, यानी कि दोनों में क्या सेम रिलेशन देखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर, यानी कि क्या है, वर्ग समतलीय भी है और ये क्या है, चतुष्फलीय भी है। ठीक है, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन जो आपका उप सहसंयोजक संख्या वाला जो 4 है, या फिर उसका जो भी जो मेटलिक कंपाउंड है, ठीक है, इन दोनों का उप सहसंयोजक संख्या तो 4 है। अब यह वर्ग समतलीय होगा कि चतुष्फलीय होगा, यह चीज़ आपकी जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसमें नहीं समझाया गया, जिस वजह से यहाँ पे ये जो थ्योरी है ये क्या होती है, फेल होती है। तो स्क्वायरल प्लेनर होगा या फिर टेट्राहेड्रल होगा, इस चीज़ के बारे में व्याख्या ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो व्याख्या नहीं कर पाता है। ये इसकी क्या है, कमी। यह सिद्धांत यौगिकों की संरचनाओं के आपेक्षिक ऊर्जा की व्याख्या नहीं करता है। सेम चीज़ है आपको, जैसे मैंने बताया कि यह सिद्धांत क्या करती है, संरचनाओं के आपेक्षिक ऊर्जा की व्याख्या नहीं करती। जैसे इसमें आप देख सकते हो दो ठो है, ठीक है, एक ये है और एक ये है, दोनों ही सेम चीज़ है।
ठीक, सेम उनका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बट क्या होता है इन दोनों का जो संरचना है वो क्या है, अलग अलग है। इसमें देखिए इसकी संरचना क्या होती है, टेट्राहेड्रल बन रही है और इसका स्क्वायर प्लेनर बन रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में जो संरचना है वो अलग अलग हैं और इनकी ऊर्जा क्या है, सेम है कि क्या है, इसका व्याख्या ये नहीं कर पाता है। यहाँ पर भी जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो फेल होती हुई नजर आती है। यह सिद्धांत यौगिकों के मात्रात्मक व ऊष्मागतिक स्थायित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है, यानी कि ये क्वांटिटेटिस या फिर आपका थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी यानी कि इसका स्टेबिलिटी इसके बारे में नहीं बता पाता है, जो कि बताना जरूरी है। इसके बारे में आगे की जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आगे जो दिया गया था अनन्य सिद्धांत वगैरह के आगे, उस सिद्धांत में इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, इसके स्थायित्व के बारे में यह सिद्धांत केवल केंद्रीय धातु कक्षकों की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत द्वारा लिगेंड के कक्षकों की व्याख्या नहीं की गई। देखिए इसमें क्या होता है, आप जब भी पढ़िएगा, ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, तो आपको हमेशा ये बोला जाएगा कि यहाँ पे कक्षक में इतने ऑर्बिटल हैं या फिर इतने कक्षक में यहाँ पे ओवरलैपिंग हुआ। ये नहीं बोला जाता कि लिगेंड में इतने ऑर्बिटल हैं या लिगेंड द्वारा ओवरलैपिंग होता है। माना कि ये जो कक्षक होते हैं इनको लिगेंड क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, जो कक्षक खाली कक्षक है उनमें क्या करते हैं, जो लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिसकी वजह से ये कक्षक क्या होता है, भरता है। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे जितना भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसमें जितना भी एक्सप्लेनेशन है वहाँ पे आप कभी भी ये नहीं सुनिएगा कि लिगेंड द्वारा क्या हुआ है, इसका जो भी लिगेंड द्वारा कक्षकों को कैसे भरा गया, या लिगेंड से कैसे ओवरलैपिंग हुई कक्षकों की, या इलेक्ट्रॉनों की कैसे ओवरलैपिंग, कैसे आदान प्रदान हुआ, ये एकदम सटीकता से इसमें जानकारी नहीं दी गई है, जिसकी वजह से जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है यहाँ पे क्या होता है, ये फेल होता है। नेक्स्ट हमारा यह सिद्धांत उपसंयोजक यौगिक के ध्रुवण और शोषण स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर सक पाया। आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो, इसमें भी सेम चीज़ है कि आपका कलर का फॉर्मेशन, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से यहाँ कलर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इस बारे में भी इसमें क्या नहीं किया गया है, एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है। सो इसी को वो बोल रहा है, ठीक है, कि यह सिद्धांत उपसंयोजक यौगिक के ध्रुवण यानी कि अवशोषण स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर पाता है कि कैसे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, इस बारे में ये नहीं बता पाया। ठीक है, ये भी एक इसकी कमी है। चलिए नेक्स्ट देखते। कुछ जटिल यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों का पुनर्व्यवस्थीकरण यानी रीअरेंज हुंड के नियम के विपरीत होता है, लेकिन कुछ जटिलों में इलेक्ट्रॉन विन्यास परिवर्तित नहीं होता। हुंड का नियम आपने पढ़ा ही हो, सॉरी फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा धुंधला गया है। हुंड के नियम के अनुसार क्या होता है, पहले क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कक्षक में भरते हैं। जिस प्रकार यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ एक कक्षक में भरा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन तो दोनों कक्षक में पहले भरे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका तीन इलेक्ट्रॉन है तो पहले तीन तीन एक ही इलेक्ट्रॉन तीनों कक्षक में भर गए। उसके बाद फिर यहाँ पे सेकेंड जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसमें यहाँ पे क्या हो गया, डबल इलेक्ट्रॉन, यानी कि पहले ये पूरा भरेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे दोबारा से वो डबल डबल होना स्टार्ट होगा, युग्म यानी जोड़ी बनाना शुरू होगा। पांचवें का भी आप देख सकते हो, छठवें का भी देख सकते हो। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस से गति चलती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यह सिद्धांत जटिल यौगिक में इलेक्ट्रॉन का पुनर्व्यवस्थीकरण यानी कि इसको रीअरेंज कर देता है। ठीक है, कहीं पे क्या हो जाता है कि ये ओवरलैपिंग होने की वजह से ये गलती से ये क्या हो जाता है, आपस में पहले ही युग्म बना लेते हैं, जिससे फिर से क्या किया जाता है, रीअरेंज किया जाता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में, परिवर्तन के बारे में इसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं समझाया गया। आगे के नियम में इसको क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है आपका यह सिद्धांत प्रबल क्षेत्र लिगेंड व दुर्बल क्षेत्र लिगेंड यानी स्ट्रोक फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड की व्याख्या नहीं कर पाया। उनकी लिगेंड सबसे पहले कहाँ जाता है, कैसे भरता है, इस बारे में नहीं बताया गया है। यह सिद्धांत डी कक्षकों के विपाटन यानी स्प्लिटिंग की व्याख्या करने में असमर्थ है। आप ऐसे समझ सकते हो इसको, ये आपका जो है CFSC वैल्यू पे दिया गया है। आपको BSc थर्ड ईयर में CFSC वैल्यू निकालना, उसका प्रिंसिपल, उसका थ्योरी या फिर उसका लिमिटेशन, सारा चीज़ अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है। इसका नोट मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाके चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपको BSc थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। इसका मतलब समझ लेते हैं, यह सिद्धांत डी कक्षकों के विपाटन स्प्लिटिंग की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। चलिए फ्रेंड्स इसको समझते हैं। देखिए ऊपर वाली लाइन में मैंने बोला स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड में ये अंतर नहीं कर पाया, तो उसका भी मतलब समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है, डी ऑर्बिटल है। ठीक है, पहला तो आप
स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड्स के बारे में समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पहले स्ट्रॉन्ग वाला ईजी में जाता है, फिर क्या होता है T2Z में जाता है वीक वाला। तो इस चीज़ की व्याख्या नहीं की गई है जो आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसमें। और प्लस इसमें क्या बोला गया कि यह डी कक्षकों के विपाटन यानी स्प्लिटिंग की व्याख्या करने में समर्थ है। यानी कि जितना भी आपका CFSE वैल्यू, ठीक है, इसी को आपको पढ़ना है पूरे के पूरे बेसिक थर्ड ईयर के पहले यूनिट में। तो आपका जो इसमें CFSE वैल्यू है वो कैसे निकाला जाता है, या स्प्लिटिंग जो डी कक्षक है उसके इलेक्ट्रॉन स्प्लिट करके कैसे इनमें बढ़ जाते हैं, इन सब के बारे में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं समझाया गया है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए, आई होप कि आपको यह जो वीडियो है वो समझ आया हो। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा जो वीडियो है बहुत काफ़ी पसंद आया होगा एंड आपको समझ आया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।